वेलकम बैक स्टूडेंट्स, क्लास 10th सोशल साइंस। पिछले लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 3 हिस्ट्री का भारत में राष्ट्रवाद के ऊपर एक विस्तृत चर्चा की थी। आज उसका ये दूसरा पार्ट और अंतिम पार्ट है। इसी के साथ ये अध्याय ख़त्म हो जाएगा। सभी विद्यार्थी बुक्स बाहर निकाल लें और लेक्चर सुनते जाएं और पढ़ते जाएं। तो पिछले लेक्चर्स में हमने ये बात की थी कि असहयोग आंदोलन जब समाप्त हो गया, फरवरी 1922 में चौरी चौरा में एक कांड हो गया था जिसमें प्रदर्शनकारी और पुलिस के बीच झड़प हो गई थी, जिसमें प्रदर्शनकारियों ने उग्र होकर पुलिस स्टेशन में आग लगा दी थी, जिसमें कई सारे पुलिस जिंदा जलकर मर गए थे। तो इससे द्रवित होकर महात्मा गांधी ने अंततोगत्वा असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। ठीक है, आंदोलन तो वापस हुआ, लेकिन सभी लोग इसके फेवर में नहीं थे, क्योंकि आंदोलन अपने चरम पर था उस टाइम। ठीक है, हमने देखा था कि आदिवासी, मजदूर, सभी तबके को यह लगने लगा था कि हाँ, आज़ादी मिल जाएगी। गांधी जी एक नेतृत्वकर्ता के रूप में एक लीडरशिप दिखा रहे हैं और गांधी जी के इस नेतृत्व में हमें आज़ादी अवश्य मिलेगी, ऐसा भरोसा पूरे देशवासियों को था। तो गांधी जी की कई बार आलोचना भी की जाती है कि इस छोटे से कांड जो चौरी चौरा में हुआ, एक छोटा सा कांड था, एक छोटे से इस तरह के कांड पर क्या इतने बड़े आंदोलन को वापस लेना क्या सही था? और जबकि वो आंदोलन अपने चरम पर था, अपने पीक पर था, और उस टाइम आंदोलन को वापस ले लेना, सारा मतलब सब कुछ जो देशवासियों का जो सब कुछ योगदान था, उनका जो पूरा मेहनत थी, वो सब एक तरह से धूमिल हो गई। और गांधी जी की बड़ी आलोचना की जाती कि गांधी जी अपने व्यक्तिगत विचारधारा, जो इसका अहिंसा और सत्य की जो उनकी अपनी व्यक्तिगत विचारधारा थी, वो उन पर हावी हो गई थी और उन्होंने देश के हित में ये फैसला नहीं लिया। लोगों को नहीं देखा कि लोग किस तरह से भाग ले रहे हैं, उन्होंने अपने व्यक्तिगत जो विचार है उसको ज़्यादा प्रश्रय दिया और उस पर ज़्यादा उन्होंने अहमियत दी। तो इस बात की आलोचना की जाती है। तो इन्हीं सब के बीच में क्या, कांग्रेस में भी क्या है, एक तरह से मनमुटाव सा आ जाता है, कई सारे धड़ बन जाते हैं, कुछ परिवर्तनवादी और कुछ अपरिवर्तनवादी और कुछ क्रांतिकारी, ऐसे कई सारे विचारधाराओं में क्या है, कांग्रेस या पूरा जो समाज है, भारतीय समाज, वो डिवाइड होने लगता है नो चेंजर, प्रो चेंजर और रिवोल्यूशनरी में। ठीक है, तो परिवर्तनवादी जो थे वो सोचते थे कि अब कुछ नया करा जाए, अब परिषदीय चुनाव में भाग लिया जाए, वो सरकार में हिस्सेदार बनना चाहते थे। और जो नो चेंजर थे, जो अपरिवर्तनवादी थे, वो चाहते थे कि फिर से एक आंदोलन, व्यापक आंदोलन ही फिर से किया जाए, यही एक रास्ता है। और रिवोल्यूशनरी, जिसमें रिवोल्यूशनरी जो थे, जो क्रांतिकारी थे, मैं बोल नहीं पा रहा, तो क्रांतिकारी जो थे वह चाहते थे कि हिंसा के बल पर क्या है, एक तरह से आंदोलन करना चाहिए, जिसमें भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, बटुकेश्वर नाथ दत्त, इस तरह के लोग जो थे। ठीक है, तो आप देखोगे फरवरी 1922 में आंदोलन वापस लेने के बाद एक तरह से कांग्रेस में भी क्या है, एक तरह से दो धड़े बन गए। कांग्रेस में ही कुछ ऐसे लोग थे जो 1919 में ही जो परिषदीय चुनाव होना था, जो उसमें वो भाग लेना चाहते थे। तो ऐसे लोगों में जब आंदोलन वापस हुआ, तो ये ऐसे लोग क्या है, फिर से वापस वे चाहते थे कि परिषदों में रहकर क्या है, कुछ नीतियों में सुधार और देश के हित के लिए कुछ नियम कानून बनाए जा सकते हैं। तो इसके लिए CR दास, मोतीलाल नेहरू जैसे नेताओं ने क्या है, कांग्रेस पार्टी के अंदर ही क्या है, एक स्वराज दल का गठन किया, जिनका ये उद्देश्य था कि यह परिषदीय चुनाव में भाग लें और सरकार में हिस्सेदार बनकर क्या है, फिर जो अपनी मांग है, सुधारात्मक मांगे हैं, उसकी वकालत करें, वो फिर ब्रिटिश सरकार से इस चीज़ की मांग करें। तो स्वराज पार्टी का गठन 1923 के आसपास हो जाता है CR दास और मोतीलाल नेहरू की
अध्यक्षता में। फिर हम देखेंगे, लेकिन सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू जैसे जो नेता थे वे चाहते थे नहीं, परिषदीय चुनाव में भाग लेने से कुछ नहीं होगा। वो उग्र जन आंदोलन चाहते थे, यानी ये नो चेंजर थे, यानी कि ये फिर से एक तरह से एक व्यापक आंदोलन फिर से ये चाहते थे। और ये चाहते थे कि एक व्यापक आंदोलन या विरोध कर कर ही क्या है कुछ अपनी जो मांगे हैं उसको मनाई जा सकती थी। वहीं मोतीलाल नेहरू और सी आर दास जैसे जो लोग थे वो परिषदीय चुनाव में हिस्सा लेकर और शासन प्रशासन में भाग लेकर क्या है वो कुछ सुधारात्मक मांगे करना चाहते थे सरकार से। तो ऐसे लोगों ने क्या है स्वराज पार्टी का गठन किया था। ठीक है, अब हम देखेंगे कि 1920 के दशक में, अर्थात 1920 से 1930 के बीच में कुछ ऐसे क्या क्या राजनीतिक बदलाव भारतीय समाज में दिखाई देते हैं, जिससे क्या है फिर से क्या है महात्मा गांधी को विवश होना पड़ता है एक व्यापक आंदोलन के रूप में, एक व्यापक आंदोलन चलाने के लिए, जिसको हम सविनय अवज्ञा आंदोलन कहते हैं। 1930-31 के आसपास ये आंदोलन अपने चरम पर होता है। तो आखिर वे क्या 1920 से 28-29 के बीच में क्या ऐसी घटनाएं घटी जिससे एक आंदोलन फिर से शुरुआत हुआ। पहला तो कारण यह था विश्वव्यापी आर्थिक मंदी। हम सब जानते हैं 1929 से 1939 के बीच में ग्रेट एक तरह से मंदी आती है, महान मंदी की संज्ञा दी जाती है। मतलब बहुत अमेरिका, ब्रिटेन, बहुत बड़े बड़े जो विकसित देश हैं उनकी क्या है एक तरह से पूरी इकॉनमी ठप हो जाती है, वैश्विक मंदी आती है, महंगाई कई गुना बढ़ जाती है। तो इसका असर क्या है भारत में भी दिखाई देता है। भारत में भी जो व्यापार है, जो आर्थिक गतिविधियां हैं वो काफ़ी ठप हो जाती हैं। इसी दौरान कई सारे अकाल और इस तरह के महामारियां भी चूँकि फैली थीं, तो एग्रीकल्चर भी को भी क्या है बहुत बड़ा नुकसान भारत में हो रहा था, जिससे क्या है व्यवसायियों को या किसानों को क्या है टैक्स चुकाने में क्या है बहुत बड़ी समस्या हो गई थी। महंगाई चरम पर थी, अकाल, भुखमरी जैसी समस्याएं बहुत ही विकराल रूप ले लिया था। ठीक है, दूसरा महत्वपूर्ण ये हुआ कि आप सब जानते हो 1927 में क्या है जो नई गठित ब्रिटेन की सरकार थी उसने क्या है जॉन साइमन के नेतृत्व में एक कमीशन बनाया था, जिसका उद्देश्य था भारत में संवैधानिक जो प्रशासन है उसकी जांच करना। भारत में जो है संवैधानिक व्यवस्था के कार्यशैली का अध्ययन करना और सुझाव देना। यह 1919 भारत शासन अधिनियम जो 1919 में आया था उसी में यह घोषणा थी कि 10 साल बाद क्या है एक 1919 में जो अधिनियम बनाया गया है भारत शासन के लिए उसकी जांच करने के लिए 10 साल बाद क्या है एक कमीशन गठित की जाएगी और जो ये जांच करेगी कि 10 साल में क्या प्रगति हुई है और क्या उसमें सुधार हो सकते हैं। तो 10 साल तो नहीं, 8 साल पहले ही 1927 में ही क्या है जो सर जॉन साइमन के नेतृत्व में ये कमीशन गठित कर दी गई और 1919 का जो भारत शासन अधिनियम था उसी की जांच के लिए कि यह क्या है कि 8 साल से इसकी कार्यशैली क्या रही है, किस तरह से ये व्यवस्था चली है और उसमें क्या क्या कमियां और उसमें क्या क्या सुधार किए जा सकते हैं, इसके लिए क्या है सर जॉन साइमन कमीशन के नेतृत्व में सर जॉन साइमन के नेतृत्व में क्या कमीशन बनाई गई थी। ठीक है, चूंकि इस कमीशन में कोई भारतीय सदस्य नहीं थे तो भारतीयों का मानना ये था कि भारत पे शासन हो रहा है और क्या कमियां हैं, क्या प्रॉब्लम है, यह भारत के लोग ही बता सकते हैं। अगर आप कमीशन में भारतीय लोगों को नहीं रखेंगे तो फिर ये कैसे हो पाएगा कि भारत में शासन प्रशासन में क्या कमियां हैं और क्या सुधार करने चाहिए। तो इसलिए क्या है भारतीयों ने क्या है जब 1928 में जब वो भारत आया साइमन कमीशन, तो साइमन कमीशन गो बैक यानी साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे से क्या है एक तरह से साइमन कमीशन का विरोध किया गया। और विरोध को बढ़ता देख
और विरोध को शांत करने के लिए जो उस समय का वायसराय था लॉर्ड इरविन ने क्या है अक्टूबर 1930 में क्या है एक तरह से आनन फानन में घोषणा कर दी कि भारत को हम डोमिनेंट एक तरह से फ्री स्टेट का दर्जा देंगे। यानी कि डोमिनेंट स्टेट का मतलब होता है कि ब्रिटेन साम्राज्य के एक तरह से नेतृत्व में ही भारत होगा, लेकिन स्वायत्त होगा। यानी भारत का अपना प्रशासन वहाँ के लोग ही स्वायत्त तरीके से चला पाएंगे, स्वायत्त होगा, उस पर किसी और देश का इन्फ्लुएंस होगा नहीं होगा, लेकिन ब्रिटेन साम्राज्य का एक अंग के रूप में। तो डोमिनेंट यानी ब्रिटिश साम्राज्य का डोमिनेंट तो होगा, लेकिन भारत का एक स्वायत्त इलाके के रूप में, यानी स्वायत्त रूप से, इंडिपेंडेंट रूप से क्या अपना शासन प्रशासन चला सकता है। ठीक है, तो इस तरह की गोलमोल सी घोषणा लॉर्ड इरविन ने कर दी थी। ठीक है, और इस डोमिनेंट स्टेट के लिए जो भी संविधान बनाना होगा, यानी भावी संविधान पर चर्चा विचर्चा करने के लिए, क्योंकि संविधान बनाना ही होगा, क्योंकि घोषणा कर दी है उसने, तो कैसा संविधान होगा क्या होगा, उसके लिए क्या है 3 गोल में सम्मेलन होंगे लंदन में। इस प्रकार की बात लॉर्ड इरविन ने की। ठीक है, कि गोल में सम्मेलन किया जाएगा और उसमें यह तय किया जाएगा कि संविधान कैसा होगा भारत का डोमिनेंट स्टेट का। ठीक है, लेकिन कांग्रेस में जो उग्रवादी नेता थे सुभाष चंद्र बोस, नेहरू साहब, इन लोगों ने कहा कि अब डोमिनेंट स्टेट जैसी बात पुरानी हो चुकी। ठीक है, उन्होंने 1 साल का वक्त दिया अंग्रेज को, अगर आपको डोमिनेंट स्टेट बनाना है तो 1 साल के अंदर नियम कानून बनाकर, कॉन्स्टिट्यूशन बनाकर दीजिए, हमें व्यवस्था दीजिए। लेकिन 1 साल के अंदर अंग्रेजों ने, ब्रिटिश सरकार ने कुछ नहीं किया। तब जाकर क्या है एक तरह से यह बात हो गई कि अब डोमिनेंट स्टेट की कोई बात ही नहीं होगी, एकदम बिल्कुल असहमति जता दी गई और यह तय किया गया कि अब पूर्ण स्वराज के अलावा कोई और मांग नहीं होगी। ठीक है, और इसके लिए क्या है दिसंबर 1929 में नेहरू की अध्यक्षता में लाहौर अधिवेशन किया गया कांग्रेस का, और इस अधिवेशन में क्या है पूर्ण स्वराज की जो प्रस्ताव को पारित किया गया और पूर्ण स्वराज की बात की गई कि अब कोई डोमिनेंट स्टेट नहीं, अब हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, अब अंग्रेज यहाँ से निकल जाएं, अब हम खुद अपना शासन प्रशासन चलाएंगे, हम खुद अपने देश में सरकार बनाएंगे, अब किसी का डोमिनेंट हमारे ऊपर हमको नहीं चाहिए। ऐसी मांग लाहौर अधिवेशन में दिसंबर 1929 में, ठीक है, मान ली गई और यह तय किया गया कि 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। अर्थात पूर्ण स्वराज की प्रस्ताव पारित हो गया दिसंबर 1929 में और कहा गया 26 जनवरी को हम लोग अपना क्या है भारत को स्वतंत्र घोषित कर देते हैं और हम अपना स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी 1930 से अपना मनाएंगे। ठीक है, छब्बीस जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे और लोग पूर्ण स्वराज की शपथ लेंगे और संघर्ष करेंगे इसके लिए। ठीक है, ऐसी मांगे को मान लिया गया। ठीक है, और इलाहाबाद में 1931 में कांग्रेस की एक और बैठक हुई थी जिसमें फिर से स्वतंत्रता दिवस मनाया गया और स्वतंत्रता दिवस पे नेहरू साहब ने अपना कुछ वक्तव्य दिया था। आप उसको देखिए, गूगल पे सर्च करिएगा। 26 जनवरी 1930 को जब पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया तो नेहरू साहब ने क्या कहा था। ठीक है, कुछ उनने बातें कही थी। ठीक है, आप इसको देखिएगा। अब हम आते हैं नमक यात्रा और सविनय अवज्ञा आंदोलन पर। ठीक है, नमक यात्रा और सविनय अवज्ञा आंदोलन 31 जनवरी 1930 को गांधी जी ने वायसराय लॉर्ड इरविन 31 जनवरी 1930 को गांधी जी ने लॉर्ड इरविन को एक खत लिखा और इसमें कुल 11 मांगे रखी गई, जिसमें 6 मांगे जनसाधारण लोगों से संबंधित थीं, 3 मांगे व्यवसायी वर्गों से संबंधित थीं
और 2 मांगे किसानों से संबंधित थीं। यानी कि ऐसी 11 मांगे रखी जिसमें समाज का, भारतीय समाज का हर तबका एक तरह से समा जाए, यानी कि हर तबके के लिए कुछ ना कुछ चीज़ें इन 11 मांगों में रखी गई थी। और गांधी जी अपनी मांगों के तहत ये चाहते थे कि हर हिस्से को क्या है, इस मांग से जोड़ा जाए, यानी कि हर तबके को ये लगे कि हाँ, मेरे लिए भी कुछ मांग, इस 11 मांगों में मेरे लिए भी क्या है, कुछ मांगे हैं। ठीक है, इस मांग के जरिए महात्मा गांधी जी सभी तबकों को साथ जोड़ना चाहते थे। इसमें प्रमुख मांग क्या थी? प्रमुख मांग हम जैसा जानते हैं, नमक कर को खत्म करना। गांधी जी मानते थे कि नमक उत्पादन पर जो सरकारी इजारेदारी है या टैक्स जो लगता है, वह उपनिवेशवादी सत्ता का सबसे घिनौना और दमनकारी चेहरा है। यानी जो नमक पर जो कर लगाया जा रहा है ब्रिटिश सरकार द्वारा, जो सरकारी इजारेदारी लग रही है, यह ब्रिटिश उपनिवेशवादी सत्ता का क्या है, सबसे घिनौना चेहरा है। क्योंकि नमक क्या है, अमीर से लेकर गरीब हर तबका खाता है, और नमक को भी क्या है, भारतीय लोग बना नहीं सकते थे, उस पर टैक्स देना पड़ता था। ठीक है, तो एक तरह से ये शोषणकारी और दमनकारी चेहरा था ब्रिटिश सरकार का। ठीक है, तो इसलिए गांधी जी ने क्या है, नमक को एक आधार बनाया ताकि हर तबका इस आंदोलन से जुड़ सके। ठीक है, 11 मार्च तक यह अल्टीमेटम दिया था गांधी जी ने कि इस मांग को 11 मार्च तक मान लिया जाए, अगर नहीं माना जाएगा तो हम एक व्यापक आंदोलन करेंगे। और फाइनली यह मांग नहीं मानी गई और 11 मार्च तक अल्टीमेटम गांधी जी ने दिया था और यह मांग लॉर्ड इरविन द्वारा नहीं मानी गई। ठीक है, गांधी जी ने 78 क्रांतिकारियों के साथ 12 मार्च से, ठीक है, 11 मार्च तक नहीं मानी गई, तो 12 मार्च से 78 क्रांतिकारियों के साथ, अपने सहयोगियों के साथ गांधी जी नमक यात्रा के लिए निकल पड़े, जो साबरमती आश्रम से दांडी, जो समुद्री तट था, वहां तक जाना था। इसकी दूरी 240 मील या किलोमीटर, कहीं कहीं किलोमीटर, कहीं कहीं मील बताई जाती है। ठीक है, ठीक है, 24 दिनों तक यह यात्रा चलती रही, अर्थात पर दिन 10 किलोमीटर की यात्रा तय की गई। और 24 दिन के बाद क्या है, दांडी नामक समुद्री तट पर जो गुजरात में है वहाँ पहुँचा गया। ठीक है, मैप में आ सकता है साबरमती, दांडी, ठीक है, कहाँ है तो आपको दर्शाना है। ठीक है, तो और 24 दिनों में गांधी जी क्या है, जगह जगह रुक रुक कर क्या है, वो सभाएं करते थे और हजारों की तादाद में लोग उन्हें सुनने आते थे। और इस सभाओं में गांधी जी क्या स्वराज का मतलब बताते थे, क्योंकि स्वराज का अर्थ भिन्न भिन्न लोगों ने, हमने देखा था असहयोग आंदोलन में अलग अलग तरीके से ले रहे थे और काफ़ी हिंसक रूप भी हो गया था स्वराज का अर्थ को लेकर। तो गांधी जी स्वराज का अर्थ बताते थे हर आंदोलन में, हर सभाओं में। ठीक है, 24 दिन के दौरान, और उसमें हजारों लाखों की भीड़ क्या है जुटती थी। ठीक है, जैसे जैसे वो आगे बढ़ते थे, हजारों की भीड़ क्या है साथ साथ, ठीक है, लोग जुड़ते चले जाते थे। और शांतिपूर्वक सरकारी आदेशों का क्या है, अवज्ञा करने के लिए गांधी जी ने प्रेरित किया। 6 अप्रैल को गांधी जी दांडी पहुंचे और नमक बनाकर क्या है, नमक कानून को तोड़ दिया। ठीक है, पानी उबाला गया और नमक बनाया गया। ठीक है, ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि आखिरकार सविनय अवज्ञा और असहयोग आंदोलन में अंतर क्या था। ठीक है, नमक कानून तोड़ दिया गया, गांधी जी ने नमक बनाया 6 अप्रैल, ठीक है, 1930 को गांधी जी पहुंच गए दांडी नामक समुद्री तट पर और वहां पे उन्होंने नमक बनाया।
इस आंदोलन में सहयोग न करने के साथ साथ उपनिवेशवादी कानूनों की शांतिपूर्वक अवहेलना करनी भी थी। असहयोग आंदोलन में क्या था कि असहयोग नहीं करना था, असहयोग करना था, सहयोग नहीं करना था। लेकिन इसमें क्या किया गांधी जी ने, असहयोग के साथ साथ उपनिवेशवादी जो कानून थी उसको भी तोड़ने का आह्वान किया, लेकिन शांतिपूर्वक तरीके से। ठीक है, और जाहिर सी बात है धरने शुरू हो गए, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार शुरू हो गया, शराब की दुकानों की पिकेटिंग कर दी गई। तो ये तो असहयोग जैसा हो गया। और लगान चुकाने से किसानों ने मना कर दिया। जो आदिवासी थे वो वन कानूनों का अवहेलना करने लगे, वो वन में प्रवेश करने लगे। ये सब चीज़ें क्या हैं, आपकी उपनिवेशवादी आदेशों की अवहेलना है। तो उपनिवेशवादी आदेशों की अवहेलना में क्या क्या हुआ, लगान देने से, कर चुकाने से मना कर दिया गया किसानों ने, मजदूरों ने, व्यवसायियों ने। और जो आदिवासी थे उन्होंने वन कानून का उल्लंघन किया और वन में प्रवेश करने लगे। और बाकी असहयोग में क्या किया गया, वहीं विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई, पिकेटिंग की गई शराब की दुकानों की, और इस्तीफे वगैरह शुरू हो गए। वकालत छोड़ दिया, बच्चों ने विद्यालय छोड़ दिया, धरने वगैरह, ये सब असहयोग के रूप में थे। ठीक है, तो दोनों को क्या एक तरह से इस आंदोलन में शामिल कर लिया गया, असहयोग को भी और उपनिवेशवादी कानून की अवहेलना को भी। ठीक है, इसलिए इसको सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय यानी कि विनय के साथ, विनम्रता के साथ आदेशों की अवज्ञा करना, आदेशों को न मानना। ठीक, फिर आगे देखिए इसमें क्या है। जब अप्रैल के महीने में जब अब्दुल गफ्फार और गांधी जी को क्या है आनन फानन में जब गिरफ्तार कर लिया गया, ठीक है, और गांधी जी को गिरफ्तार, तब भीड़ क्या है नाराज हो गई। और शोलापुर के जो मजदूरों ने क्या है एक तरह से पुलिस चौकियों, नगर पालिकाओं, अदालतों और इन सब चीज़ों पर क्या है एक तरह से हमले शुरू हो गए। यानी कि आंदोलन फिर से हिंसक होने लगा अब्दुल गफ्फार खान और गांधी जी के गिरफ्तारी के बाद। और फिर अंग्रेज़ों को मौका मिल गया, अंग्रेज़ों ने दमनकारी तरीके से क्या है पूरे आंदोलन को क्या है कुचलने का प्रयास किया गया। 1 लाख से अधिक लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। और फिर इससे क्या है द्रवित होकर गांधी जी ने पुनः क्या है आंदोलन को क्या है वापस ले लिया। और लगभग 1 साल तक यह आंदोलन चला। 5 मार्च 1931 को गांधी और इरविन के बीच एक समझौता हो गया। ठीक है, 5 मार्च, देखो 12 मार्च से शुरू हुआ था 1930 और 5 मार्च 1931 को जाकर क्या है गांधी और वायसराय इरविन के बीच एक समझौता हो जाता है और आंदोलन खत्म करने के एवज में। और समझौते में क्या क्या चीज़ें हैं, समझौते के तहत लंदन में जो अब तक जो गोलमेज सम्मेलन जो 3 होना था 1930 में एक हो चुका था, जिसमें क्या कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। ठीक है, कांग्रेस ने 1930 के गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। और 1931 में जो दिसंबर में होने वाला था गोलमेज सम्मेलन दूसरा, उसमें गांधी इरविन के जो भी समझौता हुआ उसमें यह बात हुई कि दूसरे गोलमेज सम्मेलन जो दिसंबर 1931 में होना है उसमें कांग्रेस की तरफ से गांधी जी पार्टिसिपेट करेंगे। और दूसरा यह भी समझौता था कि समझौता गांधी जी ने कहा कि जो राजनीतिक कैदी जितने भी कैदियों को पकड़ा गया है 1 लाख से अधिक जो लोगों को गिरफ्तार कर दिया गया है उनको छोड़ दिया जाए। तो इस बात पर क्या, इन 2 बातों पर क्या है सब सहमति हो गई। ठीक है, और तीसरे गोलमेज सम्मेलन में फिर कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। तो कांग्रेस ने सिर्फ दूसरे गोलमेज सम्मेलन में ही भाग लिया था और तीनों गोलमेज सम्मेलन में अंबेडकर साहब ने भाग लिया था। ठीक है, क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में किस भारतीय राजनीतिज्ञ ने भाग लिया था, तो वो भीमराव अंबेडकर थे। और गांधी जी और कांग्रेस क्या सिर्फ दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। ठीक है, पहले गोलमेज सम्मेलन का लिखा है कि कांग्रेस ने बहिष्कार किया था। ठीक है, दिसंबर 1931 गांधी जी लंदन गए।
लेकिन वहाँ पर क्या वार्ता बीच में टूट गई, क्योंकि भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के बीच क्या है, एक तीखा विवाद चला पृथक निर्वाचन क्षेत्र को लेकर। अंबेडकर साहब दलितों के लिए एक तरह से पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग कर रहे थे, यानी अर्थात ऐसे क्षेत्र निर्धारित कर दिए जाएं जहां क्या है, सिर्फ दलित ही खड़े हो सकते हैं और दलित ही वोट डाल सकते हैं उस क्षेत्र में रहने वाले। गांधी जी इसके फेवर में नहीं थे। गांधी जी पृथक निर्वाचन क्षेत्र की जो मांग थी भीमराव अंबेडकर की, इसके फेवर में नहीं थे। इसी बात पर तीखी विवाद चला और वार्ता क्या बीच में ही रद्द हो गई, गांधी जी वापस लौट आए। ठीक है, गांधी जी के लौटने के पश्चात हम भारत की स्थिति देखें तो गफ्फार नेहरू को गिरफ्तार कर लिया गया था। कांग्रेस को, पार्टी को क्या है, गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। आंदोलन को रोकने के लिए क्या है, सरकार क्या दमनकारी कदम उठाया गया। जब गांधी जी वापस लौटे 1932 में, तो फिर से गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को फिर से चालू किया। जैसे असहयोग आंदोलन दोबारा चालू हुआ था, उसी तरह गांधी जी ने 1900 साल भर तक फिर से आंदोलन चला। लेकिन 1934 तक आते आते क्या है, आंदोलन की गति मंद पड़ गई, क्योंकि फिर से जब आंदोलन को रोका गया था, वापस लिया गया था, तो फिर से लोगों को बड़ी ग्लानि हुई कि आंदोलन जब पीक पे होता है तो गांधी जी वापस ले लेते हैं। तो जब दोबारा आंदोलन 1932-33 में दोबारा चालू हुआ, तो बहुत उसमें गति नहीं रही, बहुत उसमें आक्रामकता नहीं रही, बहुत उसमें बढ़ चढ़ लोगों ने भाग नहीं लिया, और 1934 तक आते आते क्या आंदोलन मध्यम पड़ गया। ठीक है, इसी में एक आपका हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन 1928 का एक जिक्र किया गया है। जैसे हमने बताया था कि 1920 और 30 के बीच में क्या एक क्रांतिकारी एक समूह भी था जो उभर कर आया था। ठीक है, जिसमें भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अजय घोष जैसे क्रांतिकारी शामिल थे। क्रांति की इस पूजा वेदी पर हम अपना यौवन नैवेद्य के रूप में लाए हैं, ऐसा इनका नारा होता था। यानी भारत माता के ऊपर ये अपने आप को न्यौछावर करने की बात करते थे। इसका मानना था कि जो स्वतंत्रता की जो मांग है, स्वराज की जो मांग है, वो अहिंसा से पूरा नहीं हो सकती। ठीक है, इसमें भगत सिंह, अजय घोष जैसे लोग शामिल थे। ठीक है, आर्मी ने कई ब्रिटिश प्रतीकों को निशाना बनाया। भगत सिंह बटुकेश्वर नाथ दत्त ने 1929 में लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका था, जिसके कारण उन्हें फांसी दे दी गई थी। उन्होंने उस ट्रेन को भी उड़ाने का प्रयास किया था जिसमें लॉर्ड इरविन क्या है, सफ़र कर रहे थे, लेकिन वह नाकाम हो गया था। ठीक है, तो जब भगत सिंह को पकड़ा गया और उनसे पूछा गया कि आप ये सब क्यों करते हैं, तो उन्होंने कुछ बयान दिए थे। वह बयान को ध्यान में रखिए। बयान कुछ इस प्रकार के थे। वे बम और पिस्तौल के उपासक नहीं है, वे समाज में क्रांति लाना चाहते हैं। क्रांति मानव का जन्मसिद्ध अधिकार है, स्वतंत्रता जन्मसिद्ध अधिकार है। श्रमिक वर्ग ही समाज का वास्तविक पोषक है। ठीक है, श्रमिक वर्ग ही समाज का वास्तविक पोषक। ये समाजवादी थे, यानी कि कम्युनिस्ट थे, साम्यवादी विचारधारा को मानने वाले थे। जनता के लिए सर्वोपरि सत्ता की स्थापना श्रमिक वर्ग का प्रमुख लक्ष्य है। ठीक है, हम संतुष्ट और क्रांति के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। यानी ऐसी शासन व्यवस्था के लिए तभी हम संतुष्ट तभी होंगे जब श्रमिक वर्ग की शासन व्यवस्था होगी और यह क्रांति के द्वारा होगी, तो हम इसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो ऐसा बयान इन्होंने दिया था। कब? 6 जून 1929 को। ठीक है, यह बयान दिया था।
अब हम आगे नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, आप सभी नोट करते रहिए। Play. Next page. Double tap to act. अब हम देखेंगे आंदोलन को लोगों ने कैसे लिया, यानी सविनय अवज्ञा जो आंदोलन था उसको लोगों ने कैसे लिया, समाज का हर तबका किस तरह से इस सविनय अवज्ञा आंदोलन को देख रहा था। जो सवर्ण किसान थे, जो संपन्न किसान जो थे, उन्होंने सविनय आंदोलन में क्या है बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उनके लिए स्वराज की जो लड़ाई थी वह भारी लगान के खिलाफ थी। मगर 1931 में जब आंदोलन वापस जब लिया गया तो ऐसे तबकों को खासा दुखी हुए, और 1932 में जब आंदोलन वापस शुरू हुआ तो इन लोगों ने बहुत बढ़ चढ़कर भाग नहीं लिया उस तरह से। ठीक है, तो संपन्न किसानों का क्या उद्देश्य था आंदोलन में भाग लेने का, जो भारी भरकम लगान थे उससे क्या है मुक्ति मिले। ठीक है, गरीब किसानों के लिए किसानों का क्या मांग थी इस आंदोलन के जरिए? इस आंदोलन के जरिए गरीब किसानों की मांग थी कि स्वराज की लगान में कमी की जाए, टैक्स में कमी की जाए, जमींदारी जो व्यवस्था थी उसका उन्मूलन किया जाए, और जमींदार और जो पट्टे पर जो जमीन की जो राशि है पट्टे पर मिली जमीन का किराया माफ किया जाए और पट्टेदारी व्यवस्था को खत्म किया जाए। ठीक है, ऐसी मांग थे। तो कभी कभी जो गरीब किसान थे वो रेडिकल जो वह कई बार रेडिकल अदालतों में भाग लेते थे। समाजवादी और मार्क्सवादी इस रेडिकल अदालतों का क्या है एक तरह से नेतृत्व करते थे, यानी कि एक तरह से आंदोलन के माध्यम से सशस्त्र आंदोलन या कभी कभी थोड़े से उग्र तरीके से आंदोलन करते थे कम्युनिस्ट को। कम्युनिस्ट क्या है, क्रांति के ऊपर विश्वास करते हैं। ठीक है, और हम सब जानते हैं कि अमीर किसान और जो जमींदार वर्ग था, ठीक है, और जमींदार वर्ग के नाराजगी के भय से कि कहीं अमीर किसान और जमींदार वर्ग नाराज ना हो जाए कांग्रेस से, तो इसलिए कांग्रेस क्या है जो मजदूर और जो गरीब किसान थे उनके द्वारा जो भाड़ा विरोधी आंदोलन किए जाते थे उनका समर्थन नहीं करती थी। कोई कांग्रेस को लगता था कि अगर हम भाड़ा विरोधी आंदोलन का समर्थन करेंगे तो अमीर किसान और जमींदार वर्ग क्या है उससे नाराज हो जाएंगे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को क्या है ये तबके जो अमीर किसान और जमींदार वर्ग जो थे वो बहुत ही सपोर्ट करते थे। ठीक है, और मजदूर और किसानों को इनसे समस्या थी। तो हमेशा कांग्रेस को ये मतलब समस्या रहती थी कि वह किसका साथ दे। तो ज़्यादातर भाड़ा विरोधी आंदोलनों का क्या है कांग्रेस क्या है सपोर्ट उस तरह से नहीं कर पाती थी। ठीक है, व्यवसायी वर्गों के सामने भी अपनी समस्या थी। ठीक है, हम सब जानते हैं कि पहले विश्व युद्ध के पश्चात, ठीक है, और खासकर 1919 में जो असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ था 1922 तक, उस दौरान क्या है जो स्वदेशी जो व्यवसाय था, स्वदेशी जो व्यवसायिक जो वर्ग था या व्यवसाय था वो काफ़ी फलने फूलने लगा था, काफ़ी इनके उत्पादन में वृद्धि बेहतर हो गई थी। ठीक है, वृद्धि काफ़ी बढ़ने लगी थी। ठीक है, वे अपने कारोबार को फैलाने के लिए और व्यवसाय को और मजबूत करने के लिए क्या है वे ऐसे नियमों का या कानूनों का क्या है ऐसे कानून का विरोध करना चाहते थे ताकि मतलब ऐसे कानूनों का विरोध करना चाहते थे जो उपनिवेशवादी कानून थे, जो उनके व्यवसाय को क्या है एक तरह से के मार्ग में रुकावट थे।
और ये विदेशी वस्तुओं के आयात पर क्या है एक तरह से रोक मांग चाहते थे कि विदेशी वस्तुओं का क्या है आयात न हो। ठीक है, रुपया स्टर्लिंग या विदेशी विनिमय अनुपात में क्या है यह सुधार चाहते थे, विदेशी विनिमय अनुपात में ये बदलाव चाहते थे जिससे आयात में कमी आए और उनके हितों को संवर्धन मिले। ठीक है, और इसके लिए क्या है 1920 में व्यवसायी वर्ग को अपने हितों को संगठित करने के लिए 1920 में एक संगठन बनाया गया जिसका नाम था भारतीय औद्योगिक और व्यावसायिक कांग्रेस। ठीक है, और 1927 में भारतीय वाणिज्य उद्योग परिसंघ फिक्की, ठीक है, गठन किया गया। ठीक है, पुरुषोत्तम दास, जीडी बिरला, पुरुषोत्तम दास, ठाकुर दास, जीडी बिरला जैसे उद्योगपति, ठीक है, इन आंदोलनों का क्या है नेतृत्व किया। ठीक है, और आंदोलन को क्या है आर्थिक सहायता प्रदान भी की। इस व्यवसायी संघ ने क्या है सविनय अवज्ञा आंदोलन को आर्थिक सहायता प्रदान की। ठीक है, तो मुख्य रूप से स्वराज को इस रूप में देखते थे, व्यवसायिक वर्ग मुख्य रूप से स्वराज को इस रूप में देखते थे कि जहां कारोबार पर उपनिवेशवादी पाबंदियां न हो। ठीक है, लेकिन गोलमेज की असफलता के बाद क्या है व्यवसायियों का उत्साह का क्या है एक तरह से मंद पड़ गया था। जब गोलमेज सम्मेलन समाप्त हुआ या सविनय अवज्ञा की जब एक तरह से को वापस ले लिया गया क्या तो इनका क्या है जो उत्साह क्या है मंद पड़ गया। और यह क्या है कांग्रेस में समाजवादियों का जब वर्चस्व जो समाजवादी जो विचारधारा के लोग जैसे जैसे कांग्रेस में बढ़ते जा रहे थे उससे भी क्या है व्यवसायिक वर्ग खासा मतलब चिंतित थे, क्योंकि हमेशा याद रखो पूंजीवाद और समाजवाद में हमेशा क्लैश होता है। ठीक है, समाजवाद निजी प्रॉपर्टी की बात नहीं करते, वो कहते हैं कि प्राइवेट प्रॉपर्टी होनी ही नहीं चाहिए। ठीक है, और जबकि व्यवसायी वर्ग पूंजीपति प्राइवेट प्रॉपर्टी के मेन फोकस करते हैं। तो जैसे जैसे कांग्रेस में समाजवादी विचारधाराओं का एक तरह से प्रभुत्व स्थापित होने लगा वैसे वैसे क्या है वैसे भी क्या है व्यवसायी वर्ग क्या है कांग्रेस से क्या छिटकते जा रहे थे। तो यह भी समस्या थी। ठीक है, अब हम देखेंगे महिलाओं की क्या रोल रहा। ठीक है, आंदोलन में महिलाओं का क्या रोल रहा। पहले श्रमिकों को देख लेते हैं। औद्योगिक श्रमिकों का जो आंदोलन था वह नागपुर के अलावा और कहीं नहीं हिस्सा लिया, यानी कि जो श्रमिक वर्ग थे वो नागपुर के जो श्रमिक थे उन्होंने क्या है सविनय अवज्ञा आंदोलन में हिस्सा लिया और बाकी कहीं के श्रमिकों ने क्या उस तरह से हिस्सा नहीं लिया था। ठीक है, जैसे जैसे उद्योगपति कांग्रेस के नजदीक आ रहे थे, क्योंकि उद्योगपतियों का क्या है कांग्रेस में क्या है एक तरह से नजदीकियां बढ़ रही थी, तो वैसे वैसे क्या है श्रमिक वर्ग क्या है कांग्रेस से छिटकते जा रहे थे। और आप हमने देखा था कि कांग्रेस भी क्या है भाड़ा विरोधी आंदोलन का समर्थन नहीं करती थी, इसलिए क्या है जो श्रमिक वर्ग थे वह इस आंदोलन से बहुत हद तक नहीं जुड़े। ठीक है, मुख्य रूप से मजदूरों का जो मांग थी वह जो खराब परिस्थितियों में जो वो काम करते थे कि उनकी जो काम करने का जो कार्यस्थल था वो बड़ा ही कठिन था, बड़ा ही खतरनाक परिस्थितियां होती थी, बहुत असीमित समय तक काम कराए जाते थे, वेतन नहीं थे। तो इन सब के खिलाफ क्या है इनका आंदोलन था और इन मांगों को क्या है उन्होंने स्वराज से जोड़कर देख रहा था कि स्वराज का मतलब उनको बेहतर काम मिलेगा, बेहतर वेतन मिलेगा, बेहतर परिस्थितियां मिलेंगी, आने जाने की छुट्टी मिलेगी। ठीक है, इस तरह से उन्होंने जोड़कर देख रहे थे। ठीक है, 1930 में रेलवे कामगार, 1932 में गोदी कामगार आदि लोगों की हड़तालें हुई और इसी दौरान टीन में काम करने वाले मजदूरों ने भी क्या है हड़ताल किए।
ठीक है। और जैसे बता रहा है कि कांग्रेस हमेशा ही क्या है, मजदूरों को मांग को लेकर अपने कांग्रेस में शामिल, अपने आंदोलन में शामिल करने को लेकर हमेशा ही सशंकित रहती थी। उनको यह चिंता रहती थी कि कहीं जमींदार वर्ग या व्यवसायी वर्ग जो थे, पूंजीपति वर्ग थे, वह उनके आंदोलन से कहीं दूर ना हो जाए। ठीक है। औरतों का हम योगदान अब देखेंगे कि औरतों का क्या योगदान रहा इस आंदोलन में। ठीक है। नमक सत्याग्रह में क्या है, औरतों की भूमिका बड़ी ही महत्वपूर्ण ही। हड़तालें उन्होंने की, शराब की दुकानों की पिकेटिंग में महिलाएं बहुत बढ़ चढ़कर आगे आए, विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार भी महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। शहरों में ऊंची जाति और गांव में संपन्न किसानों की महिलाएं ज़्यादा सक्रिय थीं। ठीक है। लेकिन आंदोलन में भले महिलाएं भाग ली, महिलाओं को एक तरह से आगे किया गया, महिलाएं चार दीवारी से बाहर निकलकर आई तो, लेकिन इनका यह मतलब नहीं था कि महिलाओं की जो सामाजिक दशा है उसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव आए। ठीक है। गांधी जी का खुद मानना था कि घर चलाना, चौका बर्तन, चूल्हा चौका संभालना और मातृत्व और पति की भूमिका निभाना क्या है, एक तरह से औरतों का एक धर्म है। ठीक है। और कांग्रेस को भी क्या है, एक तरह से महिलाओं की प्रतीकात्मक स्थिति में ही क्या है दिलचस्पी थी, उपस्थिति में, कि महिलाएं बस एक प्रतीक के रूप में क्या है आंदोलन से जुड़े। कांग्रेस भी क्या है, महिलाओं को क्या है एक तरह से वो लीडरशिप या वो नेतृत्व नहीं देना चाहती थी जिससे वह आंदोलन का नेतृत्व कर सके। वह बस प्रतीकात्मक उपस्थिति में ही महिलाओं की एक तरह से उपस्थिति चाहती थी। ठीक है। तो इस तरह की बातें थी आंदोलन में। सवज्ञा आंदोलन की सीमाएं। ठीक है। हम अब आलोचना करेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन की। तो कुछ ऐसा समूह था जो इस एक तरह से आंदोलन के इस अमूर्त विचारधारा से प्रभावित नहीं था, यानी कि स्वराज या आंदोलन इससे जुड़ना नहीं चाहता था। ऐसा वर्ग क्या है 1930 तक आते आते अपने आप को दलित कहने लगा था। ठीक। कांग्रेस का क्या है, इन समूहों के प्रति अक्सर क्या एक रूखा स्वभाव रहता था। कांग्रेस उस तरह से इन दलित समूहों को क्या है, समुदायों को क्या उस तरह शामिल नहीं कर पाती। लेकिन गांधी जी एक तरह से दलितों की स्वतंत्रता और उनकी मांगों के लिए हमेशा खड़े रहते थे। और गांधी जी का मानना था कि दलितों को साथ लिए बिना हम 100 वर्षों तक भी क्या है आज़ादी नहीं प्राप्त कर सकते। गांधी जी ने दलितों को हरिजन यानी ईश्वर का पुत्र कहकर पुकारा। ठीक है। उन्हें सार्वजनिक स्थलों पर समान अधिकार दिलाने के लिए सत्याग्रह किया। लेकिन बहुत सारे नेता इस तरह के सुधारात्मक कार्यों से संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि कांग्रेस उस तरह से सपोर्ट नहीं कर रही थी। गांधी जी का भी सपोर्ट था, लेकिन इतने से संतुष्ट नहीं थे। जो इन समुदायों के जो नेता थे, यानी दलित समुदायों के जो नेता थे, वह चाहते थे कि उनको क्या है राजनीतिक रूप से उनका सशक्तिकरण हो। वह राजनीतिक हल ढूंढ रहे थे। वह राजनीति व शिक्षा संस्थानों में क्या है एक तरह से प्रवेश के लिए आवाज़ उठाई। वह शिक्षा संस्थानों में एक तरह से आरक्षण चाह रहे थे कि उनको सीट दी जाए और राजनीति में वे भाग लेकर क्या है अपना सशक्तिकरण करना चाह रहे थे। ठीक है। अलग निर्वाचन क्षेत्र की मांग की और उनका मानना था कि उनकी जो सामाजिक असमानता है वह सिर्फ राजनीतिक सशक्तिकरण से ही दूर हो सकती है। ठीक है।
1930 में अंबेडकर साहब ने दलितों को संगठित करके दमित क्लास यानी डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन में क्या है, संगठित किया, यानी कि एक संगठन की स्थापना की, डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन 1930 में। ठीक है, दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की मांग को लेकर हम जानते हैं कि गांधी जी के साथ क्या है, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में अंबेडकर और गांधी जी के बीच एक तीखा बहस हुआ था। ठीक है, इस बात पर गांधी जी ने आमरण अनशन किया। उनका मानना था कि अलग निर्वाचन क्षेत्र की अगर व्यवस्था कर दी जाएगी तो दलितों की जो सामाजिक एकीकरण की जो प्रक्रिया है वह धीमी पड़ जाएगी और दलित क्या है, बाकी समुदायों के साथ एकीकृत नहीं हो पाएंगे, क्योंकि अगर उनको अलग निर्वाचन क्षेत्र दे देंगे जहां वो खड़े हो सकते हैं, जहां वही वोट डालेंगे, तो एक तरह से भारत के अंदर क्या एक दलित प्रदेश जैसी स्थापना करना हो जाएगा, यानी कि एक भारत के अंदर एक दूसरा देश जो दलितों का देश है ऐसा हो जाएगा। और इससे क्या है, जो भारत का अन्य समाज जो है, अन्य समुदाय क्या है, वो दलितों को आत्मसात नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो गांधी जी अलग निर्वाचन क्षेत्र के इसलिए विरोधी थे। ठीक है, अंततोगत्वा 1932 में गांधी जी की बात मानते हुए गांधी और अंबेडकर के बीच क्या है, पुनः समझौता हो जाता है और इस समझौते के तहत केंद्रीय और प्रांतीय जो सीट हो, केंद्रीय और प्रांतीय जो सरकारों में जो सीट होती थी उसमें क्या है, दलितों के लिए कुछ सीटें आरक्षित कर दी गई, यानी कि आप आरक्षण ले लो सीटों का, लेकिन चुनाव वहां उस क्षेत्र के सभी लोग डालेंगे। ठीक है, यानी चुनाव डालने में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, उस क्षेत्र के सभी लोग डालेंगे, लेकिन हाँ कुछ सीटें क्या है, केंद्रीय विधानसभाओं में और प्रांतीय विधानसभाओं में क्या है, दलितों के लिए सीट आरक्षित कर दी गई या अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीट मिल गई, लेकिन उनका निर्वाचन समान निर्वाचन क्षेत्र में ही होता था। ठीक है, अब देखिए मुस्लिम संगठनों ने भी क्या है, इस आंदोलन में खास रुचि नहीं निभाई। असहयोग आंदोलन के बाद हम देख रहे हैं कि जो मुस्लिम समुदाय था क्या है, वो धीरे धीरे कांग्रेस से क्या है, कटने लगा था और कांग्रेस भी क्या है 1920 के बाद क्या है, हिंदू महासभा जैसे जो हिंदू संगठन थे, हिंदू राष्ट्रवादी संगठन थे, इनके करीब आने लगी थी। ठीक है, जगह जगह, और इस एवज में क्या जगह जगह सांप्रदायिक दंगे हुए। माना जाता है 1920 से लेकर 1930 के बीच में लगभग 144 हिंदू मुस्लिम दंगे हुए थे। ठीक है, ऐसा आंकड़े माने जाते हैं। तो इससे भी क्या है, जो मुसलमान क्या था वो हिंदुओं से क्या है छिटकने लगा और कांग्रेस भी क्या हिंदू संगठन जैसे हिंदू महासभा, हिंदू विश्व परिषद, इन सब के क्या है नज़दीक आने लगी थी, यानी इन सब के नेता क्या है, कांग्रेस में इन लोगों का इन्फ्लुएंस बढ़ने लगा था। तो इससे भी क्या है, मुस्लिम क्या है अपने आप को अलग थलग महसूस कर रहे थे। अ, 1927 में जिन्ना का कहना था कि 1927 में भारतीय विधानसभा में जिन्ना का कहना था कि केंद्रीय सभा में मुसलमानों को 1/3 आरक्षित सीट दी जाए, प्लस मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र जैसे बंगाल और पंजाब में जनसंख्या के आधार पर, मुसलमानों की जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व दिया जाए। ठीक है, तो वे मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग को छोड़ देंगे। ठीक है, लेकिन आप खुद इमेजिन करिए कि केंद्रीय विधानसभा में 1/3 सीट, जबकि आबादी उनकी 1/3 है ही नहीं है पॉपुलेशन में, तो 1/3 सीट कैसे।
और प्लस बंगाल और पंजाब में उनकी चूंकि पॉपुलेशन ज़्यादा थी, बहुमत में थे, तो उनको फिर मेजॉरिटी मतलब उनके संख्या के हिसाब से दी जाए। तो 1928 में सर्वदलीय बैठक बुलाई गई, जिसमें हिंदू महासभा के महासचिव एम.आर. जैकर ने क्या है खुले तौर से इसका विरोध किया कि ये कैसी मांग है, 1/3 सीट जबकि उनकी पॉपुलेशन नहीं है और बंगाल पंजाब में बहुमत मेजॉर संख्या के हिसाब से उनको आरक्षण नहीं दिया जा सकता। इस बात का क्या है एम.आर. जैकर ने खुले तौर पे निंदा की। ठीक है, तो एक तरह से यह मांग को नहीं माना गया। ठीक, कुछ मुस्लिम बाहुल्य और बुद्धिजीवियों का मानना था कि हिंदू बहुसंख्यक के वर्चस्व में अल्पसंख्यक की जो संस्कृति व पहचान है वो खो जाएगी या धूमिल हो जाएगी। ऐसी आशंका क्या है बुद्धिजीवियों और कुछ मुस्लिम विद्वानों ने ऐसी आशंका व्यक्त की। तो इससे भी क्या है मुस्लिम क्या है एक तरह से तबका क्या है हिंदुओं से या कांग्रेस से या इस आंदोलन से क्या है खुद को अलग रखा। ठीक है, उन्नीस सौ 30 में मुस्लिम लीग के अध्यक्ष मोहम्मद इकबाल ने क्या है फिर से क्या है एक तरह से पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग की और आगे चलकर इसी मांगों में इसी विचारों में क्या है एक तरह से पृथक पाकिस्तान एक नए देश की या अलग पाकिस्तान की जो मांग है वह दिखाई देता। इन्हीं के 1930 में जो उन्होंने मांग की थी इसी वक्तव्य में क्या है एक अलग पाकिस्तान की मांग दिखाई देती है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि राष्ट्रवाद की भावना में सांस्कृतिक पक्षों का क्या योगदान रहा। ठीक है, राष्ट्रवाद की भावना तब जब पनपती है तब जब लोग यह महसूस करें कि वह एक ही राष्ट्र के सदस्य हैं। ठीक है, अपनेपन यह भावना साझे संघर्ष के चलते ही उत्पन्न हुई थी। यानी कि भारत में जो यह अपनेपन की भावना थी कि हम एक ही राष्ट्र के सदस्य हम सब भाई भाई हैं, यह भावना साझे संघर्ष जो हुआ था, जो उपनिवेशवादी सत्ता के खिलाफ जो साझे संघर्ष करने की जो भावना थी उसी में क्या है यह अपनेपन की भावना या राष्ट्रवाद की भावना उभर कर आती है। ठीक है, इतिहास साहित्य लोक कथाओं चित्रों प्रतीकों गीतों ठीक है ने भी क्या है राष्ट्रवाद को साकार करने में अपना योगदान दिया। बीसवीं सदी में राष्ट्रवाद के विकास के साथ साथ भारत की पहचान भारत माता के रूप में हुई। पहली बार यह तस्वीर बंकिम चंद्र चटर्जी ने बनाई थी। आगे चलकर बंकिम चंद्र चटर्जी जी बनाई थी। रविंद्रनाथ टैगोर ने भी क्या है ऐसी ही तस्वीर बनाई थी जिसमें भारत माता को क्या है एक ऐसे रूप में दिखाया गया है जिसमें वह शिक्षा कपड़े व भोजन लोगों को बांट रही है। बड़ा ही शांत स्वरूप या विदुषी के रूप में श्वेत वस्त्र धारण की हुई है, ऐसा बनाया गया। ठीक है, ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी ने 1870 में वंदे मातरम गीत लिखा और इसे अपने उपन्यास आनंद मठ में शामिल किया। शुरुआत में माता को सन्यासी के रूप में दिखाया गया था और आगे चलकर क्या है माँ के स्वरूप में क्या एक तरह से रौद्र रूप दिया गया जिसमें वह शेर और सिंहों के बीच में शेर और हाथी के बीच में खड़ी हैं जो शक्ति और सत्ता का प्रतीक है। यानी कि शक्ति यानी कि ताकतवर ताकत और सत्ता का यानी सत्ता अपने हमें प्राप्त करनी है इस तरह का एक प्रतीक है। यानी माँ को रौद्र रूप में दिखाया गया यानी उग्र रूप में दिखाया गया। यानी कि जो आंदोलन था वह एक तरह से अब उग्र रूप ले रहा था। ठीक है,
भारतीय राष्ट्रवाद को अगर हम देखें तो लोक कथाओं को पुनर्जीवित करने के रूप में भी देखा जा सकता है। ठीक है, ठीक है, यानी लोक कथाओं को पुनर्जीवित करने के आंदोलन करने के रूप में भी क्या है, एक तरह से हम राष्ट्रवाद को देख सकते हैं। ठीक है, बंगाल में टैगोर ने क्या है, लोक गाथा, गीत, बाल गीत, ठीक है, आदि मिथकों को क्या है, इकट्ठा किया। वही मद्रास में नटेशा शास्त्री ने फोक्स लॉट्स ऑफ साउदर द फोक्स लॉट्स ऑफ सदर इंडिया नाम से क्या है, से तमिल लोक कथाओं को क्या है, 4 खंडों में संकलित किया। ठीक है, उनका मानना था कि लोक कथाएं क्या है, राष्ट्रीय साहित्य, इतिहास व विरासत व लोगों की सच्ची अभिव्यक्ति होती हैं। बंगाल में स्वदेशी आंदोलन जब चला था 1905 में, जब बंगाल विभाजन का, जब वो उससे पहले जब बंगाल को विभाजित किया गया था, तो बंगाल में क्या स्वदेशी आंदोलन के रूप में क्या तिरंगा झंडा अपनाया गया था, जो एक राष्ट्रवाद का एक प्रतीक था, विरोध का प्रतीक बन गया था। ठीक है, ब्रिटिश, इसमें क्या है, ब्रिटिश शासन के 8 प्रांतों का प्रतीक कमल और हिंदू मुस्लिम एकता के लिए अर्धचंद्र का इस्तेमाल किया गया था बंगाल आंदोलन के समय में। ठीक है, और 1921 तक आते आते गांधी जी ने भी क्या है, असहयोग आंदोलन के लिए क्या है, एक तरह से एक तिरंगे झंडे का तैयार कर लिया था। ठीक है, यह सफेद, यह किस रंग का था, लाल, सफेद और हरा, और इसमें स्वावलंबन के लिए क्या है, चरखे का इस्तेमाल किया गया था। इतिहास की पुनर्व्याख्या करना भी क्या है, राष्ट्रवाद का एक तरह से राष्ट्रवाद की भावना पैदा करने का एक मूल साधन था कि अपने इतिहास की पुनर्व्याख्या की जाए। तो बहुत सारे इतिहासकारों ने, विचारकों ने क्या है, प्राचीन इतिहास को क्या है, एक तरह से पुनर्व्याख्यायित किया, जिस दौरान क्या कला, साहित्य, गीत, संगीत, भाषा, विचार, ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में क्या है, एक तरह से भारत क्या है, विश्व गुरु के रूप में था। ठीक है, ज्ञान विज्ञान, कला, साहित्य, भाषा, विचार, इन सब के क्षेत्र में क्या है, जब भारत विश्व गुरु के रूप में था वैदिक काल में, तो उस समय का क्या है, इतिहासकारों ने, विचारकों ने क्या है, पुनर्व्याख्या की इतिहास की, भारतीय इतिहास की, और एक तरह से भारतीयों को क्या है, अपने इतिहास के प्रति गौरवान्वित होने का एक तरह से अवसर प्रदान कराया। ठीक है, जिससे भारतीय क्या अपने इतिहास पर गर्व कर सके और आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले सके। भारतवर्ष का इतिहास चट्टोपाध्याय, तरुण चट्टोपाध्याय ने इसमें एक दिया हुआ है कि उन्होंने लिखा था। ठीक है, कानून, दर्शन, हस्तकला, इन सब के क्या है, एक तरह से व्याख्यान किया गया। ठीक, 1858 में इन्होंने पुस्तक लिखी है, भारतवर्ष का इतिहास। किसने लिखी है, तारिणी चरण चट्टोपाध्याय ने। ठीक है, तो इन्होंने अपने किताबों में ऐसे इतिहास का उल्लेख किया है जो भारत का प्राचीन इतिहास है, जिसमें कला, साहित्य, विज्ञान, ज्ञान विज्ञान, व्यवसाय, ये क्या है, अपने चरमोत्कर्ष पे थे। ज्ञान, और भारत क्या है, विश्व गुरु के रूप में विख्यात था। ठीक है, अब हम देखेंगे राष्ट्रवाद के समक्ष समस्याएं क्या क्या थीं। ठीक है, अंतिम ये पॉइंट है। राष्ट्रवाद की समक्ष समस्याएं क्या थीं?
यह सारे इतिहास, प्रतीक व जो चिन्ह थे वे सारे किससे जुड़े हुए थे? सब हिंदुओं से जुड़े हुए थे, जिसने क्या है समाज के, भारतीय समाज के एक बड़े वर्ग को क्या है राष्ट्रीय आंदोलन से पृथक कर दिया, जो आगे चलकर देश के विभाजन के रूप में हमारे सामने क्या है एक तरह से एक दर्ज हो गया कि एक भारत विभाजन के रूप में हमारे सामने उभर कर आया। ठीक है, ये इसकी एक प्रमुख आलोचना है। तो इसी के साथ यह अध्याय यहीं समाप्त होता है।